नमस्कार सबको। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे कैसा रहा। 1 साल की मास्टर्स, फिर पार्ट टाइम जॉब और फिर प्रोफेशनल जॉब, और कैसे मेरा वीज़ा स्विच हो गया था स्टूडेंट वीज़ा से स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो भी ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, उनका क्वेश्चन था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे एडमिशन्स के लिए। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने पहली बार ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लिया था रोहतक पीजीआई में। तो उसी टाइम से मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि इस कोर्स में आगे जो मास्टर्स होती है वो हम बाहर से करवाएंगे। तो उन्होंने गूगल वगैरह सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया। तो उन्होंने 3-4 साल तक पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस मास्टर्स प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं, और उनका एडमिशन एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, फीस कितनी है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कितनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस टाइम के 4 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमने देखी थी यूरोपियन यूनियन, ईयू कंट्रीज़ की, और यूके का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो मास्टर्स प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं ऑप्टोमेट्री के अंदर। तो उस प्रोसेस के थ्रू मेरे को पता चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है, 28 कंट्री आती है इसके अंदर, तो वहाँ पे जो एनुअली फीस है, 1 साल की मास्टर होती है यहाँ पे भी और यूरोप में भी। तो वहाँ की फीस कंपेयर करें यूके से तो बहुत कम थी। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले हम ईयू की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो मांगते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ठीक है, ये या तो अपने जैसे इंडिया में पीटी कंडक्ट करती है, पीटीई, या फिर आइल्स, आईईएलटीएस। ये दो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी है, पता नहीं क्या है, बट ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले मैंने आइल्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने कोचिंग के लिए हिसार एक कोचिंग एकेडमी थी, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैंने कम से कम 20-25 दिन वहाँ पे कोचिंग ली, और मेरा मेन मोटो था ये था कि मेरे को बेसिक्स देखना है कि क्या प्रोसीजर है एग्जाम का, कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आइल्स के अंदर 4 पार्ट होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। और इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको बैंड चाहिए होते हैं, मिनिमम 6। तो स्पीकिंग में भी 6 बैंड होंगे, और राइटिंग, रीडिंग सब में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो 20 दिन में मैंने देख लिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राइटिंग में कैसा होता है, स्पीकिंग में कैसा होता है, लिसनिंग में कैसा होता है। उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ के और यूट्यूब से और ऑनलाइन गूगल से सारा सर्च किया। तो रीडिंग्स की मैंने बुक ऑनलाइन मंगा ली थी, और स्पीकिंग के भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। लिसनिंग का यूट्यूब पे मिल जाता है, कैम्ब्रिज के मॉक टेस्ट आते हैं, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल लेवल भी है और आप 1 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपको आइल्स का इतना कुछ बड़ा एग्जाम नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप जेन्युइनली एक रेगुलर बेस पे आप उसकी तैयारी करते हैं। तो 1 से 1.5 महीने मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया इनका, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था आइल्स के लिए। और मेरे इंडिविजुअली 6 बैंड थे सब में, और ओवरऑल मेरे कुछ 6.5 या 7 बैंड थे। तो मैं एलिजिबल हो गया था अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है।
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे कि मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएँगे आपके पास, यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएँगे। तो आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, ठीक है? तो आप यूनिवर्सिटीज़ देखो, उनके बारे में सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, गूगल, जेमिनी, इन सब से आप पूछ सकते हो कि क्या प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है। ये सर्च करने के बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे इनके बैच चलते हैं, जैसे सितंबर इनटेक हो गया, मार्च इनटेक हो गया, तो किसी भी इनटेक में आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, कोई एजेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस प्रोसीजर के अंदर, और ना ही आपका एक पैसा लगेगा अप्लाई करने के लिए। पैसे लगते हैं जब आपका लेटर आ जाता है, वो पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा अभी। तो आप ऑनलाइन साइट पे जाके, वहाँ पे पोर्टल होता है अप्लाई नाउ का, आप देखोगे ये कोर्स है, ये इनटेक है, बैच ये है, 1 साल का कोर्स है, इतनी फीस है, ये सब कुछ देख के डिसाइड करके आपको जाना है अप्लाई सेक्शन पे। तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट मांगेंगे, सब्जेक्ट वाइज कि फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट थे, ये हमने पढ़े हैं, इसमें इतने का एग्जाम था, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ में जो आपने आइल्स का एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट है वो आपको अपलोड करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप सबमिट कर दोगे। इसमें ना तो कोई फीस लगती है, ना आपको किसी टाइप का चार्ज देना है, कुछ भी नहीं देना। तो ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो यूनिवर्सिटी के पास सबमिट हो जाएंगे वो, और यूनिवर्सिटी आपको मेल के थ्रू रिप्लाई करेगी। तो जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था यूरोप की एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया। तो उसकी फीस कुछ 8 लाख रुपए थी, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सस्ती पड़ेगी मेरे को, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। वहां से मेरा रिजेक्शन आ गया, और रिजेक्शन इस बेस पे आया कि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है। तो उसके बाद लिस्ट हमने बना रखी थी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, तो उसके बाद मैंने यूके का अप्लाई किया था यहाँ पे। तो स्कॉटलैंड में मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ, सॉरी, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड दोबारा कर दिए और सब कुछ सबमिट हो गया। उसके बाद उनका रिप्लाई आता कि हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो इंटरव्यू में भी इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, जो आपने बैचलर कर रखी है उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करेंगे और उनका आपको रिप्लाई करना है। तो फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे देखा कि इंटरव्यू किस बेस पे होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही मेरे इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 5-10 दिन लगे, उसके बाद उन्होंने गूगल टीम पे मेरा इंटरव्यू लिया था। तो सबसे पहले इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से यही पूछा कि आपके मार्क्स कम क्यों हैं। तो मैंने रीज़न बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, तो वो यहाँ पे मार्क्स कम ही होते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो मास्टर्स से, सॉरी, अगर आप कंपेयर करते हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, 70% मिल जाएंगे, 72 मिल जाएंगे। क्योंकि जो मेरे साथ के बैच वाले थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके मार्क्स इतने ही थे, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट से अपनी ग्रेजुएशन की थी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार कंपेयर कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, कौन सी प्राइवेट है, और उसके बेस पे आप मार्क्स कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरी ग्रेजुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछे कि जैसे एचएफए के बारे में पूछा था उन्होंने, मेरे को याद है कि एचएफए टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और कौन से पेशेंट्स में करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछा था, ओसीटी स्कैन, बायोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन पूछे। तो इतने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे जो आप रिप्लाई ना कर पाओ, आंसर ना दे पाओ उनका। तो इंटरव्यू मेरा 20 मिनट का हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे।
इंटरव्यू अच्छा था मेरा। तो 2 हफ्ते के बाद उनका रिप्लाई आ गया था और उन्होंने मेरे को एक कंडीशनल ऑफर लेटर दिया। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है कि आपका एडमिशन, मतलब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आपको एडमिशन देने के लिए वो रेडी है, लेकिन वहां पे कंडीशन लगाते हैं। और कंडीशन क्या थी कि जब मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा था, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। तो मैंने वो अपलोड किया नहीं था। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में क्या होता है कि आपको बताना होता है कि आपने क्यों डिसाइड किया है, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया है, ये कंट्री क्यों सिलेक्ट किया है, मास्टर्स इंडिया में होती है, आप वहां से क्यों नहीं कर रहे। तो आपको उनके जेन्युइन आंसर देने होते हैं। 1500 वर्ड का कुछ होता है एसओपी बनाना। तो आजकल चैट जीपीटी से आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो, और उसमें कुछ वो नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपने ये लाइन क्यों लिखी है, वो बस इनका एक फॉर्मेलिटी होती है। तो एसओपी बना के मैंने दोबारा अपलोड किया। उसी कुछ हफ्ते बाद उन्होंने मेरे को दे दिया अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है? एडमिशन हो गया है, इंटरव्यू क्लियर हो गया है, कंडीशन थी मेरे को एसओपी सबमिट करनी है, मैंने एसओपी सबमिट कर दी। तो अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करना, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं, अब आपको एडमिशन मिल जाएगा। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको फीस सबमिट करनी होती है। पहला ये पॉइंट है जहाँ पे आपको पे करना होता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी की फीस थी कुछ 14,000 पाउंड, और उनमें से उन्होंने 2,000 पाउंड स्कॉलरशिप वगैरह दी थी, सबको मिलती है। तो मेरे को बच गए 12,000 पाउंड। 12,000 पाउंड में से मेरे को 4,000 पाउंड एज ए फीस डिपॉजिट करनी थी। तो उन्होंने अनकंडीशनल ऑफर लेटर में सारी डिटेल्स दी थी। अकाउंट नंबर क्या है, सोर्ट कोड होता है यहाँ पे, जैसे इंडिया में आईएफएससी कोड होता है। तो वहां पे जाके मैंने उनके स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे फॉलो किए, और मेरे 4,000 पाउंड मैंने भर दिए। तो इंडिया के अकॉर्डिंग 4 सवा 4 लाख रुपए। तो जब आप फीस सबमिट कर दोगे, तो वहाँ का अकाउंट ब्रांच होता है, वहां से वेरिफिकेशन होके आएगा कि हमारे पास आपकी फीस आ चुकी है। तो एक बार जब कंफर्मेशन हो जाएगा अकाउंट ब्रांच से, तो वो आपको देंगे कास्ट लेटर, CAS, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। मतलब आप अब लीगली अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कास्ट लेटर लेके आपको क्या करना होता है? कास्ट लेटर प्लस में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनकी हार्ड कॉपी ओरिजिनल, प्लस एक चीज वो मांगते हैं कि फंड्स का, कि आपको ये फंड्स कौन स्पॉन्सर कर रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप बैंक के थ्रू लोन अप्लाई करवा लो, ठीक है, स्टडी लोन मिल जाता है। तो अगर आप बैंक के थ्रू लोन अप्लाई करवा रहे हो, तो बैंक का प्रोसीजर अलग है, वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक लोन लेने के लिए। तो बैंक आपको एक लेटर देगा कि हम इस बंदे की स्टडी को स्पॉन्सर करेंगे, जितना भी खर्चा होगा हम देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने अकाउंट में जमा करवाओ, और उस पैसे को 28 दिन तक कुछ भी हाथ नहीं लगाना। मतलब वहां से कोई ट्रांजेक्शन ना तो आनी चाहिए ना जानी चाहिए। 28 दिन पुराने फंड लेके उसकी आप स्टेटमेंट निकलवाओ बैंक से, और वो कास्ट लेटर और डॉक्यूमेंट आपको जाना है VFS ऑफिस होता है, वीजा एम्बेसी वालों का होता है दिल्ली में। दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में शायद, चंडीगढ़ में नहीं, वो दिल्ली में है। तो वहाँ पे VFS ऑफिस में आपको जाके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट वगैरह सब स्कैन होगा, और पासपोर्ट वगैरह स्कैन होगा। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तो ये आएंगे यूके वीजा इमिग्रेशन टीम के पास। तो वो देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे इसने एडमिशन लिया है, फीस पे की है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ये सब एक बार जब क्लियर हो जाएगा, तो VFS वाले आपका पासपोर्ट रख लेंगे। और जब यहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाएगी यूके वीजा इमिग्रेशन टीम से, तो आपके पासपोर्ट पे वीजा लग के आ जाएगा। 6 महीने के लिए वैलिड होता है वो। उस 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हो, आ सकते हो यूके के अंदर। तो जब
पासपोर्ट पे वीज़ा आपका लग के आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रोसीजर करना सारा, ये जो जितनी भी टिकट्स वगैरह बुक करवानी है वो, प्लस में अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो या फिर आपका जो मास्टर्स है वो हेल्थ केयर रिलेटेड है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, आपको पेशेंट्स देखने हैं, तो एक चीज़ और लगती है, उसको बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी में क्या होता है कि वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, और उसमें वो देखेंगे कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जब पीसीसी लेटर आ जाएगा, वो फिर आप जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। एक पीसीसी यहाँ पे इंडिया का हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे यूके में आओगे तो यहाँ पे भी एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बनता है, वो आपका यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। तो जैसे मैंने स्कॉटलैंड में मास्टर्स की थी, तो वहाँ पे होता है पीवीजी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, ऐसा कुछ है। अगर आप इंग्लैंड में हैं तो यहाँ पे आता है डीवीएस, डिस्क्लोजर एंड बेरिंग सर्विसेज, ये अप्लाई करते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है, वो खर्चा भी उसका जितना भी होगा वो यूनिवर्सिटी देगी। तो आपका डीबीएस हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका मास्टर्स स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर मैंने कोई भी एजेंट की हेल्प नहीं ली, ठीक है, कोई भी एजेंट को पैसा नहीं दिया। सारा ऑनलाइन आप कर सकते हो, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन आजकल सब मिल जाता है कि कैसा स्टेप वाइज स्टेप आपको दिखा भी देंगे ऑनलाइन अप्लाई करके। तो किसी भी एजेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ना किसी आपको पैसे देने हैं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से आओगे, अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं तो आप जेन्युइन तरीके से बिना बिना किसी एजेंट के आप यहाँ पे आ सकते हो। दूसरा क्या है, जो मैंने आइल्स दिया था, तो आइल्स कंडक्ट करवाती है आईडीपी कंपनी है एक। तो आईडीपी वालों का मेरे पास कांटेक्ट आ गया था, मतलब कॉल आ गया था कि हम आपका जो प्रोसेस है आगे का हम संभाल लेंगे, ना आपसे एक पैसा लेंगे, ठीक है, और ना हम कुछ चार्ज लेंगे किसी भी चीज़ का अप्लाई करने का कुछ भी। तो बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी ये एजेंसीज होती हैं, जैसे आईडीपी है, तो इनका टाई अप होता है यूनिवर्सिटी से। तो वो जब यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि ये स्टूडेंट है, ये हमारे अंडर में है, हम इसका एडमिशन करवा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी उसको पैसे देगी, ना कि हम। और अगर यूनिवर्सिटी उसको पैसे दे रही है तो उसका चार्ज अपने ऊपर नहीं आता। हमारी जो फीस थी 12,000 पाउंड थी, वो 12,000 ही देनी है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तो वो भी एक आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन कब, जब आपका एडमिशन हो जाए, इंटरव्यू वगैरह हो जाए, आपका लेटर आ जाए, कास्ट लेटर आ जाए, उसके बाद आप कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। और ये जेन्युइन भी है, आईडीपी बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये एक प्रोसेस थी, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑप्टोमेट्री के अंदर यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। वहाँ पे एक हॉस्पिटल में कहीं पे भी आप जॉब करो, तो वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा लो। उसकी रिक्वायरमेंट मास्टर्स के लिए नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट जब होगी जब आप मास्टर्स पूरी कर लोगे और यहाँ पे जॉब अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर आप जब जॉब अप्लाई करोगे तो आपको सीवी बनाना पड़ता है। तो उस सीवी के अंदर आप दिखा सकते हो कि मैंने इंडिया में काम किया है, ये चीज़ मैंने इंडिपेंडेंट की है, ये चीज़ मेरे को आती है, ठीक है। और इन इन चीज़ों से मेरे को पता है कि इन चीज़ों का क्या यूज होता है। तो वो एक बेनिफिट होगा तब जब यहाँ पे आप जॉब का अप्लाई करोगे। तो हेल्थ केयर वर्कर की, ऑप्टोमेट्री की, लैब टेक्नीशियन की, फिजियोथेरेपी की बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, बहुत सारी खाली है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में क्या बोलेंगे, एजेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपका वर्क वीजा लगवा देंगे डायरेक्ट, आप वहां पे जाके डायरेक्ट काम कर सकते हो। नहीं होगा, क्योंकि वर्क वीजा का मतलब ये क्या है कि जब आपको जॉब मिल जाती है यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो आपको लेटर देंगे। अगर आप इंडिया हो तो आपको वो देंगे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो लेटर से आपका वीजा लगेगा, वर्क वीजा। और अगर आप यूके के अंदर ही हो और अगर आपका वीजा है, मास्टर्स के बाद यहाँ पे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, पीएसडब्ल्यू। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप
जॉब आपकी लग रही है तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। स्पॉन्सरशिप जब चाहिए होती है जब आपके पास वीजा एक्सपायर होने वाला हो। तो अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो और कोई एजेंट आपको बोलता है कि हम आपका डायरेक्ट वीजा लगवा देंगे, तो ऐसे नहीं लगता। वो क्या करेंगे, कोई भी इंटरव्यू, उनके भी कुछ बंदे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सामने कौन इंटरव्यू ले रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, कौन सी कॉलेज का है, कौन सी हॉस्पिटल का है, कौन सी कंपनी का, आपको कुछ नहीं पता। आपके लिए सब कुछ नया है। तो आपको लगेगा हाँ भाई जेन्युइन है, इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन वो बंदे उन्हीं की जानकार होते हैं। तो वो वर्क वीजा के नाम पे आपका टूरिस्ट वीजा लगवा देंगे, ठीक है, स्टडी वीजा लगवा देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, आप खुश हो जाओगे हाँ भाई मेरा वीजा आ गया। लेकिन उसके बाद का स्ट्रगल आपको बहुत बहुत कुछ सिखा देगा। तो इनके चक्करों में ना पड़े। वर्क वीजा डायरेक्ट ऐसे नहीं लगता। अगर आप गूगल करोगे कि व्हाट डज इट मीन बाय वर्क वीजा, तो सबसे पहली लाइन गूगल पे ये आएगी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जॉब रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, एडमिशन आपको मिल जाएगा, और सबसे सेफ स्टेप है ये, सबसे सेफ वे है यूके में आने का। मास्टर्स करो, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे, अगर आप हेल्थ केयर से हो, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, वो हर जगह होता है, इंडिया में बहुत है। तो जॉब्स के बारे में मैं आपको एक और वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप जॉब्स देख सकते हो, इंडिया बैठ के भी देख सकते हो, यहाँ पे आने के बाद भी देख सकते हो। एनएचएस की कितनी जॉब्स रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, कहाँ पे वैकेंसीज हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, और कैसे अप्लाई करना होता है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप एजेंट के चक्कर में ना पड़े, ऑनलाइन आप खुद अप्लाई करें। अगर आप जेन्युइन हो तो। अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई इस चीज़ का, और ना मैं बता सकता कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लीगली यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको किसी भी एजेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सारे स्टेप एडमिशन से लेकर और लास्ट तक आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मैं आपको जितना मेरे बेस पे होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जितने भी जॉब्स हैं इनके बारे में। जय श्री राम।